चर्चा गरम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश चर्चा गरम है। और बिहार की राजनीति आज वास्तव में गरम है, उसकी गर्मी हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। और ये खबर जैसे ही आप तक पहुंचेगी, उम्मीद करते हैं कि आप भी गर्म हो जाइएगा। चूंकि मैं जहां तक समझता हूं, मैं बार बार इस बात को कहते रहा हूं कि राजनीति संवेदनशील मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए, ठोस मुद्दों पर होनी चाहिए। और आज पहली बार इस चुनावी सीजन में 2025 के चुनाव की पूर्व संध्या पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को उन मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है जिन मुद्दों पर सरकार के पास जवाब शायद ना के बराबर होगा। हमारे साथ इस चर्चा में सहयोग करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रियदर्शन हैं। आप इनके पत्रकारिता का अनुभव से आप वाकिफ हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, इनकी लेखनी की मैं बहुत कायल हूं और बहुत अच्छा बोलते हैं। एनालिसिस इनकी बहुत सटीक होती है। तेजस्वी यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लगभग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल ही रहा है जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं पकड़ रहा हूं जो तेजस्वी यादव लोगों के बीच में लेकर आना चाहते हैं। पहला तो वो ये कह रहे हैं कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री यानी प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने वादों की झड़ी लगा दी है, पिटारा खोल दिया है, कुबेर का खजाना जनता के लिए खोल दिया गया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तकरीबन हर चुनाव के समय हर सत्ताधारी दल ऐसा ही करते रही है। ये पॉलिटिकल रवायत है, परंपरा का विषय है। लेकिन जो सवाल तेजस्वी यादव खड़ा कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो मुख्यमंत्री पिछले दिसंबर से लेकर अभी तक, क्योंकि दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये यात्रा में थे और उस यात्रा में भी ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही थी, उन घोषणाओं के आलोक में उसके बाद टेंडर जारी हुए और कई घोषणाओं पर काम शुरू भी हो गया। इसमें भी कहीं दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन काम शुरू हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। काम करने का एक तरीका यह भी होता है कि काम शुरू हो जाए, समाप्त होगा देखा जाएगा। एक ये रहा। दूसरा, इधर हाल के पिछले 3 महीनों में मुख्यमंत्री ने जितनी घोषणाएं की हैं, मतलब दिसंबर से लेकर सितंबर तक 10 महीने में मुख्यमंत्री ने जितनी योजनाओं की घोषणा की है, उसका बजट 7.5 लाख करोड़ जाता है। गौर से सुनिएगा, इतना रुपया एक बार अगर आपके सामने आ जाए तो भाई हार्ट अटैक हो सकता है। हमारा तो हो जाएगा, एकदम गारंटी हम बता रहे हैं। प्रियदर्शन जी थोड़े से धनी मानी घर के हैं, इनका ना हो, लेकिन मेरा हो जाएगा। 7.5 लाख करोड़ मुख्यमंत्री ने जितनी घोषणाएं कर दी है उसका बजट है। और इस पर तुर्रा ये कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है वो 1.5 लाख करोड़ का है। कुल मिलाकर 9 लाख करोड़ की घोषणा सिर्फ चुनावी साल में हुआ। तेजस्वी यादव का सवाल है, पैसा आएगा कहां से? और यही सवाल प्रियदर्शन मेरा आपसे है, पैसा आएगा कहां से? बिल्कुल, तेजस्वी ने जो सवाल उठाए हैं, अगर मैं पहले तेजस्वी के सवालों पर आऊं तो उसके पहले आपको 5 साल पहले की बात के लिए चलते हैं। वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। तेजस्वी यादव उस दौरान इसी तरीके से बिहार को लेकर के कई बातें कर रहे थे। वह भी कई किस्म की चीजें कर रहे थे कि हम बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सरकारी नौकरियों को लेकर उन्होंने बाकायदा एक संख्या भी तय कर दी थी, 10 लाख सरकारी नौकरी, और पहली कलम से ही, पहली कलम से इस तरीके का उनका ऐलान था। इसके अलावा उस समय भी उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना से लेकर के कई अन्य प्रकार की चीजों को लेकर के घोषणा की थी। और तब नीतीश कुमार ने यही तंत्र कसा था कि पैसा अपने बाप के घर से लाओगे, अगर याद होगा तो आज तेजस्वी यादव भी उसी रूप में है। और आज एक तरीके से वह नीतीश सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आप ये पैसा लाइएगा कहां से। तो देखिए, पैसा लाना और ना लाना, ये तमाम चीजें जो है सरकार के पास एक बड़ी सिस्टमेटिक व्यवस्था है। हम सब जानते हैं कि संघीय व्यवस्था में केंद्रांश, राज्यांश, तमाम चीजें जो है ये पैसे आते रहते हैं। और जो भी घोषणा, जैसे मैं आपको कुछ घोषणाओं की बताता हूँ। राज्य सरकार ने 400 रुपए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसे बढ़ाकर 1100 करोड़ कर दिया जी। और इस मद में राशि जानी भी शुरू हो चुकी है। 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा है, यह शुरू भी हो चुका है। तो और ये शुरू हो चुकी है, तो ये तमाम घोषणाएं क्रमबद्ध तरीके से हैं। तो स्वाभाविक है कि राज्य सरकार के पास अपना बजट, अपना खजाना भरने के लिए अलग अलग तरीके से कैसे राजस्व आएगा, इसकी पूरी तैयारी कर रही है। एक चीज मैं प्रदर्शन आपको बताऊं, हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के साथ, हिसाब किताब। मैंने सम्राट चौधरी से यह सवाल किया था कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, आपने कहा पैसा कहां से आएगा। फिर
24 घंटा होते होते आपने कहा कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। सम्राट चौधरी ने जवाब दिया कि हम 50 लाख रोजगार पैदा कर चुके हैं। हमने कोई इनकार नहीं किया। मेरा सवाल यह था कि आपने तकरीबन 5 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली की है, रिक्रूटमेंट किया है। ये संविदा वाले नहीं आए, ये बाकायदा एग्जाम देके एक प्रोसेस के तहत आए हैं। लेकिन इनको जो वेतनमान आपने दिया है वो उस वेतनमान को कहते हैं चाइनीज वेतनमान। जो रेगुलर टीचर उस स्केल में जो टीचर्स का वेतनमान होता है, जो अन्य प्रदेश में लागू है, जो आपके यहां भी पुराने शिक्षकों को लागू है, वो वेतनमान आप नहीं दे रहे हैं। आने वाले दिनों में डिमांड बढ़ेगी। सम्राट चौधरी का जवाब बड़ा मायने वाला था। सम्राट चौधरी ने कहा कि हमको सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं प्रियदर्शन कि जो कर गुजरे हैं उसको पूरा करने के लिए आप हाँफ रहे हैं। यही महत्वपूर्ण है ना कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। और कोई भी प्रगतिगामी सरकार जो कि बैठी हुई रहे उसके लिए बेहद जरूरी है कि अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए। जैसे देश के कई राज्य हैं जहां की इस प्रकार के कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा हुई और आज वो घोषणाएं काफी प्रभावी तरीके से चल रही हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में माना जाता है कि सबसे पहले इस प्रकार की लोक लुभावन घोषणाएं तमिलनाडु से शुरू हुई। और तमिलनाडु में चाहे सरकार अन्ना द्रमुक की रहे या द्रमुक की रहे, यानी कि चाहे करुणानिधि मुख्यमंत्री रहे चाहे जयललिता रहे, उन्होंने बाकायदा कई योजनाएं की जिसमें लोगों को 5 रुपया में खाना खिलाने से लेकर के महिलाओं को मंगलसूत्र देने तक की योजनाएं शामिल रही। घर घर में करुणानिधि ने टीवी दिया, लेकिन वो राज्य ने अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए और नतीजा रहा कि आज भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में तमिलनाडु शामिल है। तो अगर राज्य सरकार की मंशा सही दिशा में हो तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा तमिलनाडु या फिर कई अन्य प्रदेशों में। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है जी। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा एक पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल, वहां पर ऐसे ही लोक लुभावन घोषणाओं के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी हो गई कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि मुझे अपने स्टाफ को माने राज्य कर्मियों को पैसा वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। एक तरीके से दिवालिया स्थिति, एक तरीके से पूर्ण रूप से हुई नहीं लेकिन दिवालिया स्थिति बनने के कगार पर वो राज्य आ गया था। अब पता नहीं कैसे वो संभल रही है और संभाल रही है, ये कहना ये मैं नहीं जानता। हिमाचल प्रदेश को लेकर के भी मैं स्पष्ट करूं और आप भी इन चीजों को खंगाल सकते हैं, हमारे दर्शक भी खंगाल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिन स्थितियों में जिन संदर्भों में मुख्यमंत्री ने वो बातें कही थी, एक तरीके से उसे गलत तरीके से पेश किया गया था। और जो वहां पर घोषणाएं हुई थी उन घोषणाओं को आप जा करके देखिए, सारा चीज तो आजकल की डेट में इंटरनेट पर उपलब्ध है कि वे वहां पर इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बातें जो बोली जाती हैं, ये खबर तब आई थी प्रियदर्शन जब वहां पर 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला था। उसका कारण इस दरमियान में मुख्यमंत्री ने शायद कहीं कहा था जिसको कोट किया गया। उसी समय लेकर के, खैर हमें हिमाचल प्रदेश पे नहीं चलना है, हमें आना है बिहार के ऊपर। विषय बिहार का। तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है, तेजस्वी यादव का सवाल तो मौजूद है ना कि सरकार आखिर 10 लाख करोड़, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम जोड़ दे दो तो करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की आप बिहार को लेकर के घोषणा करते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बिहार सरकार अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा रही है। और आप याद कीजिए कि एक दौर में जब नीतीश कुमार वर्ष 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब बिहार का बजट कितना था, और आज बिहार में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का तब बिहार का बजट हुआ करता था तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ का, और आज 3 लाख करोड़ का है, पार कर चुका है 3 लाख करोड़। और मैं बिहार के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूं। बिहार सरकार को खुद के बूते जो टैक्स कलेक्शन है, बिहार सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है अपने बूते, वो टैक्स कलेक्शन 70,000 करोड़ के आसपास का है। और केंद्रांश से प्राप्त राशि इनके पास तकरीबन 1.5 लाख से 1,75,000 करोड़ के आसपास का होता है। उसके बाद कुछ राशि इनको विशेष मद में केंद्र से भी मिलता है और कुछ राशि किसी विशेष मद में इन फॉरेन से भी आता है। फिर भी सरकार का घाटे का बजट होता है, क्योंकि सरकार का मूल उद्देश्य जन कल्याण है। जन कल्याण में मुनाफा नहीं देखा जाता है, जन कल्याण देखा जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव का सवाल है कि भाई घाटा हो तो एक लिमिट तक घाटा हो ना। अब कहां 3 लाख करोड़ का आपका बजट है, 7 लाख करोड़ की आपने सिर्फ घोषणा कर दी, योजना नहीं है, ये घोषणा है। ये तमाम चीजें जो है तेजस्वी यादव के सवाल से आप कहीं से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है ना
कि देश में चुनाव जीतने के लिए करीब करीब तमाम जो सरकारें, तमाम जो दल हैं, वह इसी आप हम सवाल तो तेजस्वी यादव से भी कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव स्वयं कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो अपनी माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए राशि देंगे महिलाओं को। वह स्वयं कर रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी प्रकार की कई अन्य लोक लुभावन योजनाओं। एक बात और वो कहते हैं जो शिक्षकों 10 लाख जो बहाली हुई, उस बहाली पर वो तंज कसते हैं कि जब हमने घोषणा किया था तो यही मुख्यमंत्री थे जो कहते थे कि पैसा कहां से लाओगे, लेकिन हम सरकार में आए, हमने योजना लाई और हम नौकरी देकर दिखा दी। नहीं, और देखिए आप ध्यान रखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप शिक्षकों के बीच में जाएंगे तो शिक्षकों के एक बड़े समूह के बीच ये बातें होती हैं कि 17 महीने जब तेजस्वी यादव सरकार में रहे, यानी कि उप मुख्यमंत्री रहे, तब उसी दौरान ये प्रक्रिया हुई तो कहीं से संभव है कि तेजस्वी का दबाव नीतीश कुमार के ऊपर रहा और वो इस बात की चर्चा भी करते हैं। इसलिए जब तेजस्वी भी यही घोषणाएं कर रहे हैं तो उसके दूसरा पहलू तो यह भी है कि तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि 2500 देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम स्वास्थ्य योजना लाएंगे। ये जितना कह रहे हैं उससे वो 1.5 दुगना की बात कर रहे हैं। याद कीजिए प्रियंका गांधी 2 दिन पहले आई थी और उन्होंने भी ये तमाम बातें कही थी। इतना ही नहीं, कई अन्य घोषणाएं हैं। तो इनका भी अगर आप बजट देखेंगे तो इनका बजट भी तो 7 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। ज्यादा एक मैंने उनसे ये 1.5 दुगना पे चल रहा है। अगर इनका 7 है तो वो 12 तक जा सकते हैं। अगर आप उस राशि को जुटा सकते हैं तो फिर राज्य सरकार, और हमें यह ध्यान रखने की बात है कि जो भारत है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार होती है, न कि मुनाफाखोरी वाली सरकार है। तो सरकारों का यह पहला दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों को बेहतर तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह उपलब्ध कराना। अब नीतीश जी घोषणा कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, तेजस्वी जी भी उस पर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल है कि जिस सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा करके तेजस्वी यादव ये बातें कर रहे हैं, उसी को लेकर तो नीतीश भी सोच रखे। सवाल यह है कि किसी भी तरीके से जनता का हित हो, जनता को फायदा मिले। लेकिन एक सवाल और तेजस्वी ने आज उठाया, उस पर भी हम आपका मंतव्य जानना चाहेंगे। जो 10,000 रुपया 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने दी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर दिए हैं महिलाओं को, 75 लाख महिलाओं को दिए गए, 75 अरब रुपए का बंटवारा उस दिन हुआ है। तेजस्वी यादव ने एक गणित बनाया, कहा कि 20 साल के शासन के बाद 10,000 रुपया ये दिए हैं, आगे 2 लाख देंगे, ये बात उन्होंने चर्चा नहीं की। हर महीने 40 से कुछ ज्यादा, मैंने हर साल 500 रुपए का बजट बैठता है। ये बताना भूल गए कि ये 20 साल में 3 साल वो भी रहे थे, तो 3 साल की हिस्सेदारी उनकी भी बनती है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं। यही मेरा प्रश्न है कि जब इस तरीके की ना दे सरकार तब समस्या, अगर सरकार दे तब समस्या। तेजस्वी यादव का जो प्रश्न, तेजस्वी यादव ने जहां पर सवाल को ले जाकर छोड़ा है प्रियदर्शन, वो सवाल ये है कि सरकार येन केन प्राक्रेन वोट को खरीदना चाहती है। नहीं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या तेजस्वी यादव सरकार में होते और उनकी भी यही योजना होती, ऐसी, चूंकि हर सरकार ऐसी योजना चुनावी साल में ला रही है। नहीं, आप जमीनी स्तर पर जाकर के देखिए, जिन जीविका दीदियों को लेकर के आज 10,000 रुपए और आगे आकर के 2 लाख रुपए और देने की बातें कही गई हैं, आप उनके बीच जाएंगे तो बिहार में 75 लाख जीविका दीदियों के लिए 10,000 रुपए की राशि दी गई है। निसंदेह इसका एक बड़ा प्रभाव वोटर्स पर भी पड़ेगा। और माना जाता है कि नीतीश कुमार के पीछे जो एक बड़ा स्तंभ है, कि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि उनकी जाति का तो बड़ा वोट भी नहीं है, और बिहार की सियासत जो कि जाति के आसपास ही घूमती है, तो उसमें नीतीश कैसे सरकार में आते हैं? तो इसमें माना जाता है कि नीतीश कुमार का जो बैकबोन है वो महिलाएं हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए चाहे जीविका दीदी योजना हो, चाहे शराबबंदी की योजना हो, चाहे लड़कियों को अलग अलग तरीके से शिक्षित करने के लिए और उनकी पूरी शिक्षा को निःशुल्क करने के लिए जो तमाम योजनाएं की गई हैं, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे नीतीश कुमार को सशक्ति मिली है और महिलाएं उनके पीछे खड़ी होती हैं। पति भले ही घर में कहता है कि हम अमुक जाति के हैं, हम अमुक दल से जुड़े हैं तो हम उनको वोट देंगे, लेकिन महिलाएं कहती हैं कि नहीं, नेता तो हमारे लिए नीतीश जी होना चाहिए। लेकिन खैर, मैं आऊं जीविका योजना के ऊपर। तो आप अगर याद करें तो जीविका योजना की जब बिहार में शुरुआत हुई, तब से लेकर के आज तक यह पूरे देश में एकमात्र ऐसी योजना मानी गई, और खास करके नीतीश कुमार के दौर में, जिसने पूरे देश में महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। तो 10,000 रुपए का आप याद करें, उन्होंने तो यह नीतीश ने कहा था कि हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए जीविका योजना ला रहे हैं।
बिहार की महिलाएं जिनका खेतों से लेकर के घर तक में शोषण की बातें होती थी, वो महिलाएं आज अपने लिए स्वरोजगार कर रही हैं। तो स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार 10,000 रुपया दे रहे हैं। इसमें कोई महिला कहेगी कि मैं पैसा नहीं लूंगी? और अगर तेजस्वी इस पर आपत्ति करते हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो एक तरीके से इनके लिए बैकफायर होगा। तो मेरे समझ से तेजस्वी का इस पर सवाल उठाना कहीं से उचित नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार ने तो अपने वोट बैंक को मजबूत किया है। उसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने वोट खरीदने के लिए जुगत की है। लेकिन इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो 75 लाख महिलाएं हैं, जो महिलाएं आज स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ी हुई हैं, उनके लिए कितनी बड़ी समृद्धि आएगी जब ये महिलाएं 2,10,000 रुपए से अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगी। तो मेरे समझ से तेजस्वी का सवाल उठाना उचित नहीं है, और इस सवाल से उनको कहीं से राजनीतिक फायदा तो नहीं होगा, बल्कि ये घाटे का सौदा जरूर हो जाएगा और वो महिलाएं नीतीश के पीछे और मजबूती से खड़ी हो जाएंगी। तो प्रियदर्शन की नजरों में तेजस्वी बैकफायर कर रहे हैं। प्रियदर्शन के शब्दों को अगर थोड़ा संशोधित करके मैं कहूं तो बिना विचारे जो कहे सो आगे पछता है। तेजस्वी ने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की मुद्दों को उठाने पर। हालांकि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठना चाहिए और भ्रष्टाचार का मुद्दा आम लोगों तक जाना चाहिए। तेजस्वी ने आज जिन मुद्दों को उठाया है उसमें एक मत दो एस्पेक्ट थे उसके। एक तो खर्च वाला कि लोक कल्याण के मुद्दों पर अगर आप आघात कीजिएगा तो वह आपको बैकफायर करेगा, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करिएगा। मैं वही कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पहला हिस्सा था उसमें लोक कल्याण के मुद्दे पर वो हमला करते हुए दिखे, जो शायद उनके लिए बैकफायर कर जाए। दूसरे हिस्से में वो करप्शन की बात करते हैं, लेकिन वहां भी तेजस्वी एक छोटी सी भूल कर बैठे। करप्शन का दायरा तेजस्वी का इंजीनियर क्लर्क से आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि इसी प्रदेश में इसी चुनावी मौसम में इसी साल एक योद्धा ऐसा है जो मंत्री को सीधे कटघरे में खड़ा कर रहा है। तेजस्वी मंत्री और मंत्रालय को कटघरे में खड़ा करने से बच रहे हैं, तो शायद उनकी भी कुछ अपनी मजबूरी होगी। तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख सकते हैं और इस वीडियो के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में किन किन मुद्दों को परवान चढ़ाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। प्रियदर्शन बता रहे हैं कि गलत ये हो रहा है कि किसी भी तरीके से अगर जो जनता के हित की बात हो रही है तो सरकार चाहे जिसकी हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। चर्चा ग्राम में आज इतना ही। धन्यवाद।